डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेगा और जो कि दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रास्ता है जिसमें से जो एयर है पास होती हैं और लास्ट में जो लंग्स के पास जाती हैं, तो लंग्स की जो बनावट है वो देखेंगे। और साथ में जो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो पोर्शन रहेगा वो सेकंड पार्ट में रहेगा, जिसके अंदर हम जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है और जो टाइडल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हैं, अलग अलग जो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 कैसे होता है, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और साथ में जो सेकंड पार्ट में हम जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स टू डिराइव एनर्जी। तो कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की हमारे शरीर में जरूरत होती है ताकि उससे एनर्जी है वो निकाली जा सके। और जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था। तो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं जितने भी, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सेम ही रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द कैटाबोलिक रिएक्शन। जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का उसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज डिकम्पोज होता है। और CO2 है वो जो उसमें रिलीज होती है तो वो बड़ी हार्मफुल होती है, तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। O2 has to be continuously provided to cells and CO2 produced by the cell have to be released out। तो जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो सेल्स को लगातार प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और जो CO2 उसमें बनती हैं तो उनको शरीर से लगातार बाहर करना पड़ता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जो ये एक्सचेंज होता है O2 का, हम एटमोस्फियर से लेते हैं और CO2 को एटमोस्फियर में छोड़ते हैं, और जो सेल्स हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको CO2 से फ्री किया जा सके। तो यही जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग कहलाती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या पाए जाते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जो मेनली प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। जैसे किसके अंदर, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजीज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय देयर एंटायर बॉडी सरफेस। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पंजीज हैं जो फाइलम पॉलीफेरा में आते हैं, सिलेंट्रेटा है, फ्लैटवर्म्स हैं, तो इनके अंदर जो भी, इनके पास कोई स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इनके जर्नल बॉडी सरफेस से ही करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं किनके अंदर, जो इंसेक्ट होते हैं खासकर। तो इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। जो अर्थ्रोपोडा में हमने ट्रैकियल ट्यूब्स हैं वो डिस्कस की थी, तो वो स्पेशल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती हैं इंसेक्ट में। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल। गिल होते हैं, गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं ये। और ये जो रेस्पिरेशन है किसके द्वारा ज़्यादातर यूज किया जाता है? एक्वेटिक अर्थ्रोपोड एंड मोलस्क्स के द्वारा। तो जो मोलस्क हैं जो कि सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्नेल है, और एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स मतलब जो पानी के अंदर पाए जाने वाले कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है वो पाया जाता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, अर्थवर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल। तो जो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है अर्थवर्म में, जो कि उनको प्रोटेक्शन करती है, और साथ में जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी लेयर, उनकी जो बॉडी सरफेस है वो बड़ी हर टाइम पे कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है। तो मॉइस्ट रहने का मकसद क्या होता है? ताकि एयर से डायरेक्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किया जा सके सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। Pulmonary respiration, vascularized bag called lungs in terrestrial form for the exchange of gases। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशल प्रकार के, वेस्कुलराइज्ड का मतलब उनके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स ही प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। बैग मतलब थैले जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको लंग्स बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं।
Among vertebrates, fish use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. तो वर्टिब्रेट्स की जो अलग अलग क्लास होती हैं, जैसे पाइसिज हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनमें केवल जो फीसिज हैं वही गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती हैं। बाकी जितने भी क्लास हैं वो सारी लंग्स उनके पास होते हैं, तो इसका मतलब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके टू पार्ट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। पहला है कनेक्टिंग पार्ट। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसका काम क्या होता है, जो O2 है एटमॉस्फेयर में उसको अपने लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास पहुंचाना। तो जितना भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि नोस्ट्रिल, जो कि नथुने होते हैं, उनसे स्टार्ट होकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मतलब जिनके सिरों पे ये एल्वलाई प्रेजेंट होती है, वो बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं, तो उस ट्यूब तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एलोलाई। तो इस भाग का काम क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है, ऑक्सीजन है, उसको एलोलाई तक पहुंचाना। क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जो भी इसके अंदर अलग अलग धूल मिट्टी वगैरह पार्टिकल हैं या फिर वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो उनको भी कोशिश की जाती है साफ करने की। ह्यूमिडिफाइड्स एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाइड का मतलब है जो एयर बाहर प्रेजेंट है उसको नमी युक्त बनाता है, कनेक्टिंग पार्ट, और साथ में जो उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाता है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, तो यही वो पार्ट होता है जहाँ पे जो एक्सचेंज किया जाता है गैसेज का। फॉर्म्ड बाय द एलोलाई एंड दियर डक्ट। तो एलोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, जो कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पे पाई जाती हैं, तो डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो उनका जो डक्ट है, उनकी जो नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, उनके मिलकर बनती है ये। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर कनेक्टिंग पार्ट के द्वारा एल्वलाई के अंदर लेके जाई जाती है, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्चुअल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब जो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, खासकर यहाँ पे गैसेस पार्टिकल, वो मूव करेंगे, तो उसकी जो रियल साइट है वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट करता है, जो कि एल्वलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है गैसियस, गैस का जो रास्ता क्या है, एयर का रास्ता जो हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो ये स्टार्ट होता है ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबो अपर लिप्स विच लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो ये एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मतलब जो छिद्र होते हैं दो, जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर जाके एक ट्यूब होती है नेजल पैसेज, और उसके जरिए कहाँ पे जाके खुलते हैं, नेजल चैम्बर। जैसे बक्कल कैविटी एक ओरल चैम्बर होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरेंक्स। तो फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे जो एयर और जो फूड है वो दोनों आके मिल जाती हैं। उसके बाद फेरेंक्स ओपन इनटू द लैरिंक्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा फेरेंक्स के बाद, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ओसोफेगस देखा था, लेकिन यहाँ पे लैरिंक्स रहेगा। लैरिंक्स साउंड बॉक्स होता है, और ये एक रीजन होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है विंड पाइप, वायु नली, तो उसके अंदर एक रीजन होता है साउंड बॉक्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। यहीं पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम एयर को बाहर रिमूव करते हैं तो इनमें कंपन होती है, और कंपन होगी तो वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। तो जब हम कोई भी चीज निगलते हैं तो उस टाइम पे ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है और जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ये कॉमन चैम्बर में खुलती है फेरेंक्स के अंदर। और जो विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लोटिस, उसको एक एपिग्लोटिस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन का काम करती है। थिन इलास्टिका मतलब है बड़ी ही पतली, और वो इलास्टिका मतलब लचीली होती है, जो क्या करती है, जब भी हम कोई भी खाने का पार्टिकल निगलते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेती है, और यदि बाई चांस वो कवर नहीं कर पाती है तो खाने का पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है, और हमको जो जो कफ है, कफिंग वगैरह है, खांसी वगैरह होती है उस केस में, और जब तक वो खांसी होती है, जब तक वो फूड पार्टिकल विंड पाइप में से निकल नहीं जाता है। खासकर लेनेक्स में एंटरिंग होती है, और कई बार चोकिंग टाइप की कंडीशन भी हो जाती हैं, जब
जो विंड पाइप में कोई भी पार्टिकल फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो यदि वो टाइम पे नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब extended up to mid-thoracic cavity which divides at the level of the thoracic vertebra into right and the left primary bronchi। ट्रैकिया एक स्ट्रेट एक सीधी ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग मतलब जो फैली हुई होती है, कब कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट है, चेस्ट के मिडल तक फैली होती है, और जो पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं, जैसे 12 होते हैं ये थोरेसिक रीजन में, तो पांचवें थोरेसिक रीजन में जाके मतलब मिडन में पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाके ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और उनको क्या बोलते हैं फिर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो प्रत्येक ब्रोंकाई है जो प्रत्येक लंग में एंटर करती हैं, तो आगे डिवाइड होती रहती हैं, जैसे टहनियाँ डिवाइड होती रहती हैं, और वो आगे सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है और साथ में लास्ट में जाके ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स ही क्या है, थिन एंडिंग होती है, बिल्कुल पतली ट्यूब होती हैं, और ये टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो जितनी भी जो विंड पाइप है, जो ब्रोंकाई हैं अलग अलग, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, तो ये इनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग मतलब कार्टिलेज के बने हुए छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनकम्प्लीट मतलब हो सकता है पूरे कंप्लीटली कवर ना करते हों। और इनका काम क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग का पूछ लेते हैं। तो ये जब भी एयर इस ट्यूब में से एंटर करती है कंडक्टिंग पार्ट में से, और जब एयर को बाहर निकाला जाता है, तो इससे चांसेस क्या रहते हैं, जो ट्यूब है उसके कोलैप्स होने के, उसके पिचकने के चांस होते हैं। और यदि एयर बार बार इसमें से एंटर तो करती हैं और बार बार रिमूव भी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन में होता है, तो यदि लगातार होता रहा तो ये कोलैप्सिंग से जो ट्यूब है वो डैमेज हो सकती है। इसी डैमेज से कार्टिलेजिनस रिंग उनको बचाती हैं। Each terminal bronchioles give rise to number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure alveoli। प्रत्येक जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसका टर्मिनल जो भाग है उसके ऊपर एक नंबर ऑफ थिन, थिन का मतलब पतली, इरेगुलर का मतलब अलग अलग शेप में, वाल्ड का मतलब है परत होती है उसके अंदर, इरेगुलर वाल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है उसके अंदर काफ़ी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो फाइन ट्यूब उनकी कैपिलरीज उनकी काफ़ी पाई जाती हैं, और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये, जिनको एल्वोलाई बोलते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी इन्हीं को बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे लंग्स होते हैं, ये जो एयर है सबसे पहले यहाँ से एंटर करती है नेजल चैम्बर, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई से एंट्रिंग हो जाती है लंग्स में, और जो उसके बाद वापस इसी ट्रैक से वापस छोड़ दी जाती है। तो ये जो रीजन है थोरेसिक रीजन होता है, और थोरेसिक रीजन में फिफ्थ जो वर्टिब्रा होती है, तो वहाँ पे जाके जो ट्रैकिया ब्रोंकाइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम एक जो पोजीशन है हमारे लंग्स की और जो ट्यूब है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बॉडी में, उनको यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, और किस तरीके से जो सांस लिया जाता है उसका जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है लंग्स। लंग्स क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेज टू लंग्स। ब्रांचिंग का मतलब जो अलग अलग टहनियाँ निकली होती हैं ब्रोंकाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल फाइन डक्ट होती हैं, एंड एल्वोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन सब से मिलके दो लंग्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, थोरेसिक चैम्बर, एंड एयर टाइट चैम्बर होता है ये, इसमें मतलब एयर है ना अंदर बाहर नहीं जा सकती, बस ट्रैकिया के जरिए ही अंदर बाहर जा सकती है। और ये थोरेसिक रीजन जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। तो इसको हर जगह से कवर किया जाता है लंग्स को डोर्सली। डोर्सली का मतलब होता है पीठ वाली साइड से वर्टिब्रल कॉलम है वो इसको कवर करती है। वेंट्रली एक्सटर्नम होता है, नाइफ बोन बोलते हैं इसको, जो आगे प्रेजेंट होती है, तो वो स्टर्नम बोन होती है। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे एक चैप्टर में, तो वहाँ पे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेटरली का मतलब है साइड वाइज रिब्स प्रेजेंट होती हैं, रिब केज जिसको बोलते हैं, एंड लोअर साइड में एक डोम शेप्ड, एक गुम्बदाकार एक
मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, और ये डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को मतलब थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। तो जो लंग्स हैं वो दो लेयर से कवर होते हैं जिनको प्लूरा लेयर बोलते हैं, और उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। जो बाहर वाली लेयर होती है वो बिल्कुल जो थोरेसिक लाइनिंग है, जो थोरेसिक एक दीवार है, लेयर है इसकी स्किन की, तो उसके बिल्कुल टच में होती है, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के सरफेस के बिल्कुल टच में होती है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। तो इनका काम क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो फूलते हैं फेफड़े, और उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। तो इनका जो फ्रिक्शन होता है बार बार, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही इन जो लेयर है इनके बीच में फ्लूइड है वो भी भरा होता है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेसिक या थोरेसिक is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung या pulmonary cavity। तो एनाटॉमिकल का मतलब है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है लंग्स की, जो उनका अंदर का सेटअप होता है, और जो थोरैक्स के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि उनके वॉल्यूम में थोड़ा सा भी जो चेंज है थोरैसिक कैविटी में, वो हमको जो लंग है या फिर पुलमनरी कैविटी है, जो अंदर का जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें दिख जाता है। तो जो सांस हम लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बाहर से पता लग जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वो जो लंग के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो बाहर थोरैसिक रीजन में एज इट इज दिखाई दे जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पुलमनरी वॉल्यूम। तो जो ये अरेंजमेंट है इस प्रकार का, ये बड़ा जरूरी होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसके लिए, और हम पुलमनरी वॉल्यूम के अंदर ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर काफ़ी सारी जो मसल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, रिब्स का जो अरेंजमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करता है, और जो हमने अलग अलग ट्रैक पढ़े उनको डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है, डमसेपल बोलते हैं इसको, जो मेल में बिल्कुल बाहर से गले के अंदर सेपरेट दिखाई दे जाता है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है, जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो ट्रैकिया है हम देख सकते हैं यहाँ पे रिंग से बने हुए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको, और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स तक गए हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है, ट्रैकिया के ऊपर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, तो उनका काम होता है ट्रैकिया को पिचकने से बचाना, कोलैप्सिंग से बचाते हैं ये। उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई भी बोलते हैं इसको, ब्रोंकस सिंगुलर को बोलते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल को बोलते हैं। और हम देख सकते हैं एक साइड में जो रिब केज हैं उनके अंदर जो लंग्स सिचुएटेड है, और दूसरी साइड में लंग्स के जो जो लंग एक लंग है जो उसका इनसाइड व्यू दिखा रखा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो इसमें जैसे हम एक पेड़ में देखते हैं जो ब्रांचिंग वगैरह होती हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे भी जो ब्रोंकस है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद लास्ट में जो थिन ट्यूब होती है उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और इन्हीं के आगे बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर एक्सचेंज होती हैं, जो मेन एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है। और नीचे की साइड में एक डायफ्राम होता है जो कि थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी है चेस्ट रीजन है, इसको एब्डोमिनल कैविटी से, पेट वाले रीजन से अलग करता है। और जो रिब्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये भी हम देख सकते हैं कि लंग्स का जो रिब केज में किस प्रकार से प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद है ये हम देख सकते हैं हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो लंग्स हैं उनके अंदर जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट होती हैं, तो वो हम इस मूविंग डायग्राम से देख सकते हैं। और जो एल्वोलाई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एयर एंटर कर रही है, उसके बाद जो भी एयर है वो लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जो अलग अलग ब्रांचिंग है तो वहाँ पे ब्रांचिंग देख सकते हैं, अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं वो डायरेक्ट क्या करती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं। तो ये ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई में एयर जा गई है, इनको ब्रोंकाई बोलेंगे। और उसके बाद आगे वाले क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स में जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वोलाई बोला जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो अलग अलग रियलिस्टिक पिक के द्वारा कि किस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होता है। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का। तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग रेस्पिरेशन के स्टेप होते हैं उसमें स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, विच
एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एलुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का एक्सचेंज होना। वैसे खिड़की होता है वेंटिलेशन, और खिड़कियां क्या करती हैं रूम में एयर का जो एक एक्सचेंज करती हैं। तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो एयर है O2 वाली एयर होती है, जो ऑक्सीजन लिए वाली एयर है, उसको तो अंदर लिया जाता है, और CO2 रिच जो एल्वेलर एयर है उसको बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होएगा, जो एयर एल्वेलाई में चली जाएंगी तो उनके अंदर जो एक्सचेंज है एयर का, ऑक्सीजन एंड CO2 का, वो होता है किनके अंदर होता है, वो अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। एल्वेलर मेम्ब्रेन होती हैं जो एल्वेलाई के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। ब्लड क्या करेगा, जो भी गैसेज यहाँ पे इसने ली हैं, ऑक्सीजन ली हैं या फिर CO2 को वो सेल से लेके आया है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो जब ये ब्लड है टिश्यू के पास पहुंचेगा, सेल्स के पास पहुंचेगा, वहां पे इसी प्रकार का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये टिश्यू से CO2 लेगा और O2 वहां पे छोड़ देगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो वहां पे जो सेल्स हैं वो O2 का यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, कैटाबोलिक रिएक्शन जो रियल रेस्पिरेशन होता है, और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और जो CO2 वहां पे पैदा होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, तो उसको क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं मेन रेस्पिरेशन के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ जो एयर है अंदर की तरफ गई है तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो अलग अलग रीजन है वो यहाँ पे भी हाईलाइट करके दिखा रखे हैं, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है लंग्स की वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे एक्सचेंज डिफ्यूजन हो रहा है, जो एल्वेलाई की ये वाल है, एल्वेलाई में जो CO2 है वो ब्लड में आके फ्यूज हो रही है, और जैसे ही ब्लड में फ्यूज हो रही है तो इनका कलर हम देख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में ब्लू है, लेकिन बाद में ये कलर है वो रेड हो जाता है। तो ये एल्वेलर एक्सचेंज को शो कर रहा है। और उसके बाद जो एक डबल सर्कुलेशन पढ़ा जाता है, जो हम खासकर उसके अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो एयर है एयर का एक्सचेंज कैसे किया जाता है, हार्ट के द्वारा, जो ब्लड है खासकर, तो लंग्स के अंदर जो एल्वेला ये कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्टार्टिंग में टिश्यू से जो ब्लड है CO2 वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, वो फेफड़ों में लेके आया जाएगा। उसके बाद उसको किसके पास लेके जाएगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स में जो रेड कलर देख सकते हैं हम, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के अंदर है वो भेज दिया जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड शो कर रखे हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज थ्रू ब्लड, तो वो हम एक स्टेप के रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद जब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है कहाँ पे, टिश्यू के अंदर, तो हम कलर चेंज देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में रेड है RBC, उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन इनसे रिलीज हो रही है और CO2 इनके पास एब्जॉर्ब हो रही है तो इनका कलर ब्लू हो जाता है। तो जो हमारी वीन्स होती हैं जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखाई देती हैं, वो CO2 की प्रेजेंस की वजह से, जो कि एरिटरीज के अंदर जब भी हम ब्लड देखते हैं तो वो हमेशा रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये अलग अलग स्टेप हैं जो कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स को शो करते हैं, तो वो हम एक मूविंग डायग्राम से भी समझ सकते हैं।